आज हम बात करने वाले हैं YouTube चैनल ब्लडी सत्या की एक कहानी पर। ये कहानी अरुण नाम के एक लड़के की है और इसे एक सच्ची घटना की तरह पेश किया गया है। और ये कहानी सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस सवाल की तह तक जाती है कि जब इंसान बिल्कुल अकेला और टूटा हुआ हो तो उसका दिमाग, उसका अपना दिमाग, उसके साथ क्या क्या खेल खेल सकता है। हाँ, और इस कहानी की सबसे मजेदार बात यही है कि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर और एक सुपरनैचुरल हॉरर के बीच की जो लाइन है ना, उस पर चलती है। सही। आप अंत तक सोचते रहते हो कि जो हो रहा है वो उसके दिमाग का वहम है या सच में कोई अलौकिक शक्ति है। बिल्कुल। तो हम इसी पहेली को आज थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, अरुण की कहानी के हर हिस्से को देखेंगे, उसका अकेलापन, ऑफिस में हुई वो शर्मनाक घटना, और फिर कैसे एक रहस्यमयी लड़की उसकी जिंदगी में आती है और सब कुछ बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें अरुण से मिलवाती है। नागपुर का लड़का है, पुणे की एक आईटी कंपनी में नौकरी करता है। और जिंदगी एकदम सपाट है। हाँ, मतलब बचपन में ही माँ बाप गुजर गए, बाद में मामा मामी ने भी मुंह फेर लिया। सच में दुनिया में उसका अपना कहने को कोई नहीं है। ये जो अकेलापन है ना, यही इस पूरी कहानी की नींव है। ये सिर्फ अकेला रहना नहीं है, ये एक तरह का भावनात्मक खालीपन है। कहानीकार ये भी बताता है कि पड़ोस के अंकल उससे कहते हैं, हाँ बेटा, शादी कर ले, कब तक अकेले रहेगा। और वो ये भी कहते हैं, कब तक अपने हाथों का बना हुआ रूखा सूखा खाना खाते रहोगे। सही। ये एक छोटी सी लाइन है, पर ये अरुण की हालत को बहुत अच्छे से बताती है। उसे सिर्फ एक साथी की नहीं, बल्कि किसी की देखभाल की, किसी के अपनेपन की एक गहरी जरूरत है। और यही जरूरत उसे आगे चलकर एक आसान निशाना बना देती है। बिल्कुल। और फिर एक घटना होती है जो उसे मतलब पूरी तरह तोड़ कर रख देती है। ऑफिस की न्यू ईयर पार्टी। हाँ, वो हिम्मत करके ऑफिस की एक लड़की को प्रपोज कर देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी उसी ऑफिस में है। और वो बॉयफ्रेंड भरी पार्टी में सबके सामने अरुण को 2 थप्पड़ मार देता है। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये एक तरह की, आप कह सकती हैं कि सोशल डेथ थी। सोशल डेथ। हाँ, जब किसी को सबके सामने इस तरह जलील किया जाता है तो उसका आत्मसम्मान, उसकी पहचान, सब कुछ उस भीड़ के सामने खत्म हो जाता है। इस एक घटना ने अरुण के दिमाग में ये बात बैठा दी कि वो किसी भी रिश्ते के लायक नहीं है, कि वो बस एक मजाक का पात्र है। और इसके बाद तो उसकी जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है। हाँ, वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है, लड़कियों से बात करने में कांपने लगता है, यहाँ तक कि वो पैसों को लेके बहुत ज्यादा मतलब कंजूस हो जाता है। जैसे उसे लगता है कि दुनिया में पैसा ही उसका अकेला सहारा बचा है। ये एक क्लासिक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। जब किसी इंसान का भरोसा टूटता है तो वो खुद को एक खोल में बंद कर लेता है। अच्छा। उसका कंजूस हो जाना भी इसी का एक लक्षण है। हाँ? वो असल में पैसा नहीं बल्कि कंट्रोल बचाने की कोशिश कर रहा है। कंट्रोल? हाँ, क्योंकि उस पार्टी में उसकी जिंदगी से कंट्रोल पूरी तरह छिन गया था। उसका दिमाग अब बस खुद को और ज्यादा चोट लगने से बचाना चाहता था। और फिर जब अरुण इस अंधेरे में जी रहा होता है, उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है। नाम है रेखा। और सबसे अजीब बात, वो हूबहू उसी लड़की जैसी दिखती है। बिल्कुल, जिसकी वजह से ऑफिस में उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी। यहीं से कहानी अलौकिक या मनोवैज्ञानिक रास्ते पर मुड़ना शुरू होती है ना। हाँ। सोचिए, जिस चेहरे ने आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया, वही चेहरा अब आपका दर्द मिटाने के लिए वापस आ गया है। और इस बार एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या? इस बार पहल रेखा खुद करती है। वो बस स्टॉप पर उसे खुद बात करती है। अच्छा। एक मिनट, जिस लड़की ने उसे एक तरह से रिजेक्ट किया, ठीक वैसी ही दिखने वाली लड़की अचानक उसकी जिंदगी में आ जाती है और खुद पहल करती है। ये तो किसी सपने के सच होने जैसा है, या फिर कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इतना अच्छा कि यकीन करना मुश्किल हो। और कहानीकार यही हमारे मन में पहला शक पैदा करता है, क्या ये किस्मत का खेल है या अरुण के टूटे हुए मन का? मतलब मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये एक क्लासिक विश फुलफिलमेंट का मामला हो सकता है। विश फुलफिलमेंट। हाँ, अरुण का दिमाग जो उस अपमान को झेल नहीं पा रहा था, शायद एक ऐसी हकीकत बना रहा है जहां उसे वो सब कुछ मिल रहा है जो उसे छीन लिया गया था। सम्मान, प्यार और एक्सेप्टेंस। और सबसे बड़ी बात, इस बार उसे रिजेक्शन का कोई डर नहीं है, क्योंकि पहल तो सामने से हुई है। बिल्कुल। और ये रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। जल्दी रेखा अरुण को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। लेकिन उसकी शर्तें बहुत ही अजीब होती हैं। हाँ, वो कहती है ना मंदिर जाना है, ना कोर्ट मैरिज करनी है, ना कोई गवाह चाहिए। मतलब? तुम बस मेरी मांग में सिंदूर भर दो और एक साड़ी दे दो, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी।
इन शर्तों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रेखा असल में एक ऐसी शादी का प्रस्ताव रख रही है जिसका दुनिया की नजर में कोई सबूत ही नहीं होगा। सही। ना कोई कानूनी दस्तावेज, ना कोई तस्वीर, ना कोई ऐसा इंसान जो कह सके कि हाँ मैं इनकी शादी में था। वो एक ऐसा रिश्ता बना रही है जो सिर्फ और सिर्फ अरुण की हकीकत में मौजूद है। हाँ, जैसे वो कह रही हूँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ और हमारी इस दुनिया में किसी और की जरूरत नहीं है। और अरुण वो मान जाता है। उसे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, क्योंकि उस सदमे के बाद वो कंजूस हो गया था और इस तरह की शादी में उसके पैसे बच रहे थे। देखिए यहाँ उसका ट्रॉमा फिर से उसके फैसलों को कैसे कंट्रोल कर रहा है। एक नॉर्मल इंसान शायद इन शर्तों पर सवाल उठाता, लेकिन अरुण के लिए ये एक परफेक्ट सिचुएशन है। उसे प्यार भी मिल रहा है और उससे अपनी मेहनत की कमाई भी खर्च नहीं करनी पड़ रही, जो अब उसके लिए एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट जैसी बन गई है। शादी के बाद अरुण की जिंदगी पटरी पर लौट आती है। वो ऑफिस में खुश रहने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। लेकिन एक और अजीब बात होती है। हाँ, रेखा घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलती, किसी से नहीं मिलती, किसी दोस्त या पड़ोसी से बात नहीं करती। अरुण जब अपने दोस्त उदित को घर बुलाने की बात करता है तो रेखा भड़क जाती है। वो कहती है कि उसे बाहर जाने या लोगों से मिलने से घबराहट होती है, उसका बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। ये एक बहुत ही चालाकी से बुना गया बहाना है। अगर रेखा सच में अरुण के दिमाग की उपज है तो उसका किसी और से मिलना तो नामुमकिन है। अच्छा, वो किसी और की हकीकत में मौजूद हो ही नहीं सकती। तो ये एंग्जाइटी का बहाना असल में उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है जो अरुण के दिमाग ने बनाया है। वो अपनी और अरुण की दुनिया को बाहरी दुनिया की जांच पड़ताल से बचा रही है। तो अब अरुण अपनी बनाई हुई इस छोटी सी दुनिया में खुश है, जहाँ रेखा के अलावा किसी की एंट्री नहीं है। लेकिन असल दुनिया कब तक बाहर इंतजार करती? और उसे अंदर लाने का काम किया उन्हीं पड़ोसी अंकल ने। हाँ, जिन्होंने शुरू में शादी की सलाह दी थी। हाँ, अंकल एक नेक इरादे से सलाह देते। वो अरुण से कहते हैं, बहू को घर में बंद मत रखो, उसे कहीं हिल स्टेशन वगैरह घुमाने ले जाओ। खुली जगह पर उसका मन भी बहलेगा और घबराहट भी कम होगी। और ये सलाह जो एक भलाई के काम के लिए दी गई थी, अनजाने में उस पूरी काल्पनिक दुनिया को तोड़ने वाली पहली कड़ी बन जाती है। क्यों? क्योंकि एक सफर का मतलब है बाहरी दुनिया से सीधा टकराव। अच्छा, हाँ, आपको टिकट बुक करने होंगे, होटल में चेक इन करना होगा, लोगों से मिलना होगा। ये सब वो चीजें हैं जो उस बंद कमरे की दुनिया को तोड़ देंगी, जिसमें रेखा का अस्तित्व अब तक सुरक्षित था। बिल्कुल, ये एक तरह का रियलिटी चेक है जो आने वाला था। हाँ, अरुण की बनाई हुई सेफ दुनिया का सामना अब असली दुनिया के नियमों और सबूतों से होने वाला था। और उसने जगह भी चुनी, मनाली। एक ऐसी जगह जो हकीकत और सपनों के बीच की लगती है। वे मनाली पहुंचते हैं, लेकिन उनकी बुकिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है। जिस होटल में बुकिंग थी वो किसी और को दे दी जाती है। फिर एक लोकल टूरिस्ट गाइड उन्हें शहर से दूर एक सुनसान से रिजॉर्ट में कमरा दिलवाता है। यहाँ से कहानी का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। सुनसान रिजॉर्ट, अजीब सा गाइड, हॉरर फिल्मों वाले सारे मसाले यहाँ मौजूद हैं। और फिर वो गाइड जाते जाते एक बहुत ही डरावनी चेतावनी देता है। वो कहता है, सर एक बात का ध्यान रखना, रात 11 बजे के बाद अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो इसका कोई कारण भी नहीं बताता, बस इतना कहकर चला जाता है। ये एक क्लासिक हॉरर तकनीक है ना, एक अधूरी चेतावनी हमारे दिमाग में सबसे बुरे ख्याल पैदा करती है। तो सवाल ये है कि क्या ये चेतावनी सच में किसी अलौकिक खतरे के लिए थी, या ये भी अरुण के दिमाग में चल रही उथल पुथल का एक हिस्सा है? क्या उसका अवचेतन मन उसे चेतावनी दे रहा है कि उसकी बनाई हुई हकीकत अब टूटने वाली है? और फिर वही होता है जिसका डर था। रात के ठीक 3:17 पे कोई उनके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। रेखा उसे मना करती है, मत खोलो दरवाजा। लेकिन अरुण नहीं मानता। उसे लगता है कि शायद कोई मुसीबत में होगा। और जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर एक औरत बैठी कांप रही होती है। और उसकी आंखें कहानीकार के शब्दों में एकदम सफेद, पिच वाइट जैसी। मतलब आंखों में कोई पुतली नहीं थी। ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेज है। अरुण डर जाता है और उसे गलत कमरे में आने की बात कहकर दरवाजा बंद कर देता है। और अगली सुबह जब वो उठता है तो रेखा कमरे में नहीं होती। हाँ। बाथरूम, बालकनी, हर जगह देखता है पर वो कहीं नहीं मिलती। वो घबराकर भागता हुआ रिसेप्शन पर जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने उसकी पत्नी को कहीं जाते हुए देखा है। और रिसेप्शनिस्ट जो जवाब देता है, वो अरुण के पैरों के नीचे से जमीन खिसका देता है। वो कहता है, पत्नी? कौन सी पत्नी सर? आप तो कल रात अकेले ही आए थे। अरुण यकीन नहीं करता, वो लड़ने लगता है। तब मैनेजर उसे रिसेप्शन एरिया का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। और फुटेज में अरुण सच में रिसेप्शन पर अकेले ही खड़ा है। वो हवा में किसी से बातें कर रहा है, अकेले ही मुस्कुरा रहा है, अकेले ही चेक इन फॉर्म भर रहा है।
ये कहानी का सबसे बड़ा शॉक पॉइंट है। हाँ, सीसीटीवी फुटेज एक ऑब्जेक्टिव सबूत है, एक ऐसी टेक्निक जो झूठ नहीं बोलती। ये एक पल में अरुण के पिछले कई महीनों की पूरी जिंदगी को, उसकी शादी को, उसके प्यार को एक धोखा साबित कर देता है। उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया एक झटके में ढह जाती है। मतलब उसकी पूरी शादी, वो सारे पल, सब झूठ थे। ये तो सोचकर ही डर लगता है। अगर किसी का अपना दिमाग ही उसे इस तरह धोखा दे सकता है तो वो किस चीज पर भरोसा करेगा? यही इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है। भूत प्रेत का डर फिर भी बाहरी होता है, लेकिन जब आपका अपना दिमाग ही आपका दुश्मन बन जाए तो आप कहाँ भागेंगे? बुरी तरह घबराया हुआ अरुण वापस पुणे लौटता है और सीधे पड़ोसी अंकल के पास जाता है। वो उन्हें सब कुछ बताता है। हाँ, अंकल उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, रेखा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। और पुलिस वाला, जैसा कि होता है, सबसे पहले सबूत मांगता है। वो कहता है, कोई फोटो है तुम्हारी पत्नी की? और अरुण को याद आता है कि उसने मनाली में एक सेल्फी ली थी। वो जेब से फोन निकालकर पुलिस वाले को फोटो दिखाता है। लेकिन पुलिस वाला और अंकल दोनों फोटो को घूरते रहते हैं और फिर जो कहते हैं वो अरुण के लिए आखिरी कील साबित होता है। अंकल कहते हैं, बेटा ध्यान से देख, इस फोटो में तो तू अकेला है, तेरे साथ कोई और है ही नहीं। सोचिए उस पल अरुण पर क्या बीती होगी। सीसीटीवी फुटेज फिर भी किसी और की फुटेज थी, लेकिन सेल्फी वो तो उसने अपने हाथ से अपने फोन पर ली थी। तो उसका अपना बनाया हुआ सबूत उसके हकीकत को नकार रहा था। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक अस्पताल में होता है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि उसे एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। कहानी में डॉक्टर उसे आम भाषा में समझाते हैं कि उसके दिमाग में कोई तो भी केमिकल लोचा हो गया है। सही। डॉक्टर का केमिकल लोचा कहना एक आम तरीका है समझाने का, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया इससे कहीं ज्यादा जटिल है। इसमें इंसान की हकीकत को परखने की क्षमता कम हो जाती है। अच्छा। उसे ऐसी चीजें दिखाई या सुनाई दे सकती हैं जिन्हें हेल्यूसिनेशन कहते हैं, जो असल में है ही नहीं। तो अरुण के मामले में रेखा शायद एक बहुत ही विस्तृत और जटिल हेल्यूसिनेशन थी, जिसे उसके दिमाग ने उस भयानक अकेलेपन और गहरे सदमे से बचने के लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पर बनाया था। लेकिन अंकल इस बात को नहीं मानते। नहीं, उनका मानना है कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि किसी आत्मा या चुड़ैल का साया था जो अरुण के साथ रह रही थी। और यहीं आकर कहानी हमें एक दोराहे पर छोड़ देती है। ये आपको कोई एक सीधा जवाब नहीं देती। क्या ये एक दुखद मनोवैज्ञानिक कहानी है या एक डरावनी अलौकिक घटना? दोनों के लिए सबूत हैं। हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया वाली थ्योरी सारे लॉजिकल बॉक्स टिक करती है। रेखा का अचानक आना, उसका किसी से न मिलना, शादी का कोई सबूत ना होना और अंत में सीसीटीवी और फोटोज से उसका गायब हो जाना। बिल्कुल। लेकिन फिर उन बातों का क्या जो इस थ्योरी में फिट नहीं होती? जैसे टूरिस्ट गाइड की वो चेतावनी, रात 11 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, उसे कैसे पता चला? अच्छा पॉइंट है। और दरवाजे पर आई वो सफेद आंखों वाली औरत कौन थी? अगर सब कुछ अरुण के दिमाग में था तो ये बाहरी चीजें कहां से आईं? यही इस कहानी की खूबी है। वो इन सवालों को खुला छोड़ देती है। शायद वो गाइड बस यूं ही इलाके के बारे में कोई पुरानी कहानी सुना रहा था। शायद वो सफेद आंखों वाली औरत भी अरुण के हेल्यूसिनेशन का ही एक और हिस्सा थी जो उसके डर को दिखा रही थी। या फिर शायद अलौकिक वाली बात में भी कोई सच्चाई थी। कहानी हमें फैसला करने के लिए छोड़ देती है। तो ये कहानी शहरी अकेलेपन से शुरू होकर एक ऐसे रहस्य पे खत्म होती है जिसका शायद कोई एक जवाब है ही नहीं। अरुण के साथ जो हुआ वो क्या था? एक मानसिक वहम या एक अलौकिक धोखा? कहानी का असली संदेश शायद इसके जवाब में नहीं, बल्कि इसकी वजह में छिपा है। मतलब? कहानीकार अंत में कहता है, जिंदगी में अकेले मत रहो, लोगों से मिलो जुलो, बातचीत करो। अकेले रहोगे तो कुछ भी हो सकता है। सही। चाहे वो दिमागी बीमारी हो या कोई भूत, दोनों को पनपने के लिए जो जमीन मिली वो अरुण का गहरा अकेलापनी था। ये कहानी वाकई एक परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। अगर हमारा अपना दिमाग एक पूरी की पूरी हकीकत गढ़ सकता है, एक ऐसा इंसान बना सकता है जिससे हम प्यार करें, जिसके साथ हम रहें, और फिर हमें ये यकीन दिला दें कि वो सच है, तो फिर हकीकत और वहम के बीच की रेखा कितनी पतली है। बिल्कुल। और एक सवाल जो मुझे अब भी परेशान कर रहा है, क्या? अगर हम एक पल के लिए मान ले कि अलौकिक वाली थियरी सच थी और रेखा सच में कोई आत्मा थी, तो फिर रात में दरवाजे पर आई वो सफेद आंखों वाली औरत कौन थी? अच्छा, क्या वो कोई और आत्मा थी? क्या वो रेखा को लेने आई थी? उसका इस कहानी में क्या रोल था?
ये एक ऐसा राज है जो शायद अरुण के साथ ही दफन हो गया।